Assalamu alaikum. Welcome to the blogging awareness course. आज दूसरे लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से निच सिलेक्शन करते हैं, किस तरह से कीवर्ड सिलेक्शन करते हैं। कीवर्ड सिलेक्शन के बाद हम देखेंगे कि हमने किस तरह से कंटेंट जो है वो अपलोड करना है, लिखवाना है, डोमेन नेम सिलेक्शन कैसे करनी है, और इसी तरह से हमने किस तरह से होस्टिंग जो है वो उसको परचेज करना है। सबसे पहली बात ये है कि निच सिलेक्शन जो है वो कैसे करनी है, किस तरह से हम निच सिलेक्शन करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। अब ये चीज़ ज़रूरी है जानने के लिए कि निच सिलेक्शन जो है वो बेसिकली निच है क्या, मतलब एक कैटेगरी है जिसके अंदर हम लिखना चाहते हैं। और निच सिलेक्शन के अंदर हम ये चीज़ मेक श्योर करेंगे कि वो निच जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो ना हो, बहुत ज़्यादा माइक्रो ना हो कि हम उसको एक्सपेंड ना कर सकते हों। तो जब हमें निच सिलेक्शन करनी है तो एक तो ये मेक श्योर करना है कि वो एक ब्रॉड निच होनी चाहिए, जिसके अंदर जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड इजीली फाइंड कर सकें और उनके ऊपर जो है वो हम कंटेंट जो है वो उसको लिख सकें। अब निच सिलेक्शन जो है वो निच जो है वो बेसिकली यहाँ पर एक वास्ट कह लें कि आप टॉपिक है कि इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। मसलन अगर आप पेट्स पे लिखना चाहते हैं, आप किड्स पे लिखना चाहते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स पे लिखना चाहते हैं, अगर हम स्पोर्ट्स की इन जनरल बात करते हैं तो एक ब्रॉड निच है, और अगर हम माइक्रो में चले जाते हैं तो स्पोर्ट्स के अंदर अगर हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो वो एक माइक्रो निच है। हालांकि कि वो भी इतनी माइक्रो निच नहीं है, ज़ाहिर है उसके अंदर भी एक वास्ट रेंज है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा आप टॉपिक्स के ऊपर उसके ऊपर लिख सकते हैं, बट देयर इज़ अ लिमिट। आप एक लिमिट के बाद उसके अंदर मज़ीद टॉपिक आप नहीं ढूंढ सकते। इसी तरह से फुटबॉल जो है वो एक स्पोर्ट्स की सब कैटेगरी है, उसके अंदर आप जाके लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई इन जनरल बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो वो एक ब्रॉडर निच है कि उसके अंदर आप किसी भी स्पोर्ट्स को एड्रेस कर सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स को लिख सकते हैं, और जितना मर्जी आप उसके जो है वो एक्सपेंड करना चाहें आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि शुरू से ही आप हर जो है वो सब कैटेगरी को या हर माइक्रो निच को उसके अंदर एड्रेस करना शुरू कर दें। शुरू में जो है वो ज़रूरी ये है कि आप एक सिलेक्शन ऐसी करें कि जिसके अंदर आपके पास इतना मार्जिन हो कि कल को आप जो है वो उसके अंदर मज़ीद एडिशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सब कैटेगरीज को, सब निचेस को आप कह सकते हैं। और इसमें ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप माइक्रो में जाना चाहते हैं तो उस सूरत में जो है वो आप किसी ऐसी निच की आप जो है वो कैटेगरी चूज़ कर लें जिसके अंदर आप पहले समझते हैं कि किसी ने काम नहीं किया हुआ, या आपके पास एक आपको नज़र आता है कि एक लूप होल है उसके अंदर कि कम लोगों ने काम किया हुआ है, जिन्होंने काम किया हुआ है वो कोई इतना अच्छा जो है वो काम नहीं किया हुआ। तो उस सूरत में जो है वो आप किसी सब निच के अंदर भी जा सकते हैं, माइक्रो निच के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें नॉर्मली कंपटीशन जो है वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि कंपटीशन उसमें ज़्यादा होता है। थोड़ा सा आपको जो है वो रैंकिंग में भी डिफ़िकल्टी होती है, और ज़्यादा कीवर्ड सिलेक्शन के अंदर भी प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप कीवर्ड सेलेक्ट अच्छा नहीं कर सकेंगे तो अल्टीमेटली जो है वो कह लें कि आपकी गूगल में रैंकिंग जो है वो उस चीज़ से इफ़ेक्ट होगी। सो निच जो है वो उसकी सिलेक्शन जो है वो ब्रॉडर होनी चाहिए, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। आप जो है वो किसी ब्रॉड निच को जो है वो आप टारगेट करेंगे जिसके अंदर आपके पास काफ़ी ज़्यादा माइक्रो निच जो है वो उनको आप बाद में डील कर सकते हैं। वंस आपने निच की सिलेक्शन कर ली, आपने ये डिसाइड कर लिया कि जी आया आप किस निच के ऊपर लिखना चाहते हैं, आप पेट पे लिखना चाहते हैं, आप बेबीज़ पे लिखना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स पे लिखना चाहते हैं, आप जो है वो किसी भी और यानी जो है वो इवेंट के ऊपर लिखना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फर्नीचर एक में लिखना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखना चाहते हैं, अगर हम एफिलिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो ये दोनों निचेस जो हैं वो नॉर्मली डिफरेंट होती हैं कि एफिलिएट में जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें निच डिफरेंट होती है आपके पास, और अगर आप जो है वो काम करना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशनल के अंदर तो उसमें निच डिफरेंट होती है।
कुछ ऐसी कैटेगरी भी होती हैं जिसमें आप दोनों को एड्रेस कर सकते हैं। मतलब मैं पेट की अगर बात करता हूँ इन जनरल, तो पेट में क्या है कि आप पेट के ऊपर इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी लिखा जा सकता है और पेट्स के ऊपर एफिलिएट कंटेंट भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं हाउ टू ट्रेन अ डॉग, तो वो क्या है, एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट है। और अगर मैं लिख देता हूँ कि जनाब बेस्ट फूड फॉर पपी या बेस्ट फूड फॉर बुलडॉग, किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर हम चले जाते हैं डॉग्स की, उसका हम फूड के बारे में लिख देते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, एफिलिएट आर्टिकल हो गया। सो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा आप निच सिलेक्शन करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल हो। आप कोई ऐसे भी निच सिलेक्शन कर सकते हैं जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट हो। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक ऐसी निच की सिलेक्शन करें जिसमें आप दोनों चीज़ों को टारगेट कर सकते हो, यानी एफिलिएट कंटेंट भी लिखा जा सकता हो और इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी लिखा जा सकता हो। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जो है वो एट अ टाइम दोनों चीज़ों को टारगेट कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, और दोनों अर्निंग्स जो हैं वो आपके पास आ रही होंगी, एफिलिएट की भी और एड्स की। वंस आपने सिलेक्शन कर ली निच की कि जी मैं इस निच के ऊपर लिखना चाहता हूँ, देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं कि आप जो है वो कीवर्ड सिलेक्शन करते हैं। और रिकमेंडेड ये है कि आप बिफोर गोइंग फॉर एनी डोमेन बाइंग और एनी होस्टिंग बाइंग, बेहतर ये है कि आप निच और कीवर्ड की सिलेक्शन जो है वो उससे पहले कर चुके हों। क्योंकि जब आप निच की और सिलेक्शन करेंगे और कीवर्ड की सिलेक्शन करेंगे कि उन्हीं बेस के ऊपर आप जो है वो डोमेन नेम को जो है वो परचेज करेंगे। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कीवर्ड की सिलेक्शन के अंदर वो ये है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि वो कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है जिनका वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली लो हो, और जिसके ऊपर आप समझते हैं कि जो कंटेंट पहले लिखा गया है वो कंटेंट जो है वो इतना अच्छा नहीं है आपकी। कीवर्ड को हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सरसरी से, अब मजीद इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कीवर्ड क्या है? हर वो चीज़ जो हम गूगल में जाके सर्च कर रहे हैं वो हमारा कीवर्ड है। मतलब अगर आप लिख रहे हैं हाउ टू ट्रेन योर डॉग लिख रहे हैं, बेस्ट फूड फॉर पपी लिख रहे हैं, बेस्ट लैपटॉप अंडर 500 लिख रहे हैं, बेस्ट मोबाइल अंडर 100 लिख रहे हैं, गूगल के अंदर सर्च कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ आप गूगल में सर्च कर रहे हैं वो बेसिकली आपका कीवर्ड है। और वो जो कीवर्ड है बेसिकली जब आप उसको सर्च करते हैं और आप देखते हैं कि आपके पास जो रिज़ल्ट आते हैं पहले पेज के ऊपर, और आप समझते हैं कि ये रिज़ल्ट ऐसे हैं कि जिनके अंदर इतने अच्छे से कंटेंट नहीं लिखा गया, आप समझते हैं कि आप वो कंटेंट जो है वो उससे बेहतर लिख सकते हैं, एक बात। या आप समझते हैं कि स्ट्रेट अवे उसके ऊपर कंटेंट लिखा ही नहीं गया, किसी ने लिखा ही नहीं, किसी ने एड्रेस ही नहीं किया, तो वो तो खैर दी बेस्ट है। उससे अच्छा तो आपको कीवर्ड जो है वो कोई भी नहीं मिलेगा कि जिसके ऊपर किसी ने कंटेंट ना लिखा हो या ना होने के बराबर लिखा हो। और ऐसा नहीं कि ऐसे कीवर्ड नहीं मिलते, ऐसे कीवर्ड मिल जाते हैं जिसको आप सर्च करने के मेथड्स होते हैं कि आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। और ऐसे कीवर्ड जो है वो जिनको हम लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड कहते हैं, इनको अगर आप टारगेट करते हैं, इनके ऊपर अगर आप कंटेंट लिखते हैं, तो आपका कंटेंट जो है वो ईज़िली और ज़रा जल्दी रैंक हो जाता है गूगल के अंदर। फर्स्ट पेज पे जाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब ऐसे मतलब कुछ कीवर्ड्स जनरल हम बात करें कि जो जिन कीवर्ड के ऊपर किसी ने नहीं लिखा होता, वो बेसिकली किस तरह के कीवर्ड होते हैं कि अगर आप सर्च करते हैं और आपको जो है वो पहले पेज के ऊपर कुछ फॉरम्स नज़र आते हैं। मसलन कोरा एक फॉरम है, कम्युनिटी है जहाँ पे लोग जाके क्वेश्चंस पूछते हैं और लोगों को आंसर्स दिए जाते हैं। अगर वो कम्युनिटी का आप समझते हैं कि लिंक आपके पास फर्स्ट पेज के ऊपर आ रहा है, एक चीज़ अगर याहू आंसर्स का कोई पेज आपके ऊपर आ रहा है, फेसबुक का किसी कोई पेज का लिंक आपको नज़र आ रहा है कि पहले पेज के ऊपर है, तो ये सब डोमेन्स, हालांकि ये डोमेन हाई अथॉरिटी डोमेन होती हैं, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा वीक लिंक्स कंसिडर होते हैं और बहुत आसानी से जो है वो इनको डी रैंक किया जा सकता है। आप इनसे ऊपर जो है वो अपनी पोस्ट को है वो इजीली रैंक कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके कंटेंट जो हैं वो अच्छे हों और आप जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं उस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली आपने कंटेंट जो है वो लिखे हैं। मतलब उस यूज़र की उस प्रॉब्लम को आपने अच्छी तरह से एड्रेस किया है, या जो जानना चाहता है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आपने उसको अच्छी तरह से कन्वे किया है। तो पहला स्टेप जो है आपने देखा वो क्या कि जी आपने निच सिलेक्शन करनी है। उसके बाद आपने दूसरे स्टेप में जो है वो आपने क्या किया कि आपने जो है वो कीवर्ड सिलेक्शन कर लिया।
अब हम जाते हैं जी तीसरे स्टेप के अंदर, जिसमें हम करते हैं कि हम जो है वो डोमेन परचेजिंग करते हैं। अब डोमेन जो है वो डिफरेंट तरह की डोमेन होती हैं। एक एग्जैक्ट मैच डोमेन कहलाती है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपके जो है वो निच के अकॉर्डिंगली होती है। मसलन मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं गिटार पे लिखना चाहता हूँ, और गिटार में भी अगर मैं चाहता हूँ कि जनाब मैं एक ऐसी कैटेगरी में चले जाऊँ जो ट्रैवल में इस्तेमाल होते हैं, तो मैं एक डोमेन जो है वो बाय कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल बेस्ट ट्रैवल गिटार के नाम से, besttravelguitar.com के नाम से मैं डोमेन बाय कर सकता हूँ। अब ये जो आपकी डोमेन है ये कहलाती है एग्जैक्ट मैच डोमेन। मतलब मैं बेस्ट ट्रैवल गिटार को ही टारगेट कर रहा हूँ, और मेरी जो डोमेन नेम है वो भी क्या है, बेस्ट ट्रैवल guitar.com। तो ये कहलाएगी आपकी एग्जैक्ट मैच डोमेन। अच्छा, उसके बरक्स अगर आप कोई ऐसी डोमेन चूज करते हैं जिसके अंदर कोई एक वर्ड ऐसा होता है, अगर फॉर एग्जांपल वो 3 वर्ड की है, तो उसमें से कोई एक वर्ड ऐसा होता है कि जो आपकी निच के रेलिवेंट है। मसलन आप लैपटॉप्स को अगर फॉर एग्जांपल टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आपकी डोमेन नेम के अंदर लैपटॉप आ रहा है, मसलन abclaptop.com फॉर एग्जांपल। ज़ाहिर है एबीसी तो नहीं होगा, कोई भी आप जो भी बेहतर नेम चूज करेंगे, लेकिन abclaptop.com अगर है तो फॉर एग्जाम्पल तो उसमें लैपटॉप का वर्ड यूज हो रहा है, और आप लैपटॉप की नीच को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी आपकी पार्शियल मैच डोमेन। तो आप या तो एग्जैक्ट मैच डोमेन में जाते हैं, या पार्शियल मैच डोमेन में जाते हैं, या फिर आप ब्रांडिंग की तरफ चले जाते हैं, यानी कि ऐसी डोमेन जो कि एक ब्रांड नेम के तौर पे आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि उसका मीनिंग जो है वो लैपटॉप ही हो, लैपटॉप से रिलेटेड ही हो अगर आप लैपटॉप से लिख रहे हैं। और आप या ये हो सकता है कि मसलन फॉर एग्जाम्पल आप पेट्स पे लिख रहे हैं, तो आप पेट्स, अब एक जनरल उसका कोई आप नाम बना सकते हैं, पेट्स के साथ कोई वर्ड आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें है ज़ाहिर आप जब आप लिख रहे होते हैं तो आप बेसिकली लिख तो उसकी सब कैटेगरीज के ऊपर लिख रहे होते हैं, या आप डॉग्स पे लिख रहे होंगे, या आप कैट्स पे लिख रहे होंगे, या पैरट्स पे लिख रहे होंगे, या टर्टल्स पे लिख रहे होंगे, या किसी भी सब कैटेगरी के अंदर जो एज ए पेट जो है वो एनिमल। लेकिन असल में आप नाम जो है वो आप पेट रख रहे हैं, इन जनरल एक नेम है, और उसके साथ आप कोई भी वर्ड आप लगा लेते हैं, या कोई भी और ब्रांड जो बड़े ब्रांड हैं, बड़े नाम हैं, आप देखें कि कई ऐसे नाम हैं जिनका मतलब तो वो नहीं बनता जो वो कर रहे होते हैं एक्चुअली, जिस चीज़ के मतलब वो वेबसाइट होती है, लेकिन वो एक नाम आपके जहन में जो है वो बन जाता है, और वो नाम जो है वो आपका एक इमेज बन जाता है, उसका एक ब्रांड इमेज बन जाता है, और आप उस नाम से जो है वो उस ब्रांड को जानते हैं। सो अगर कोई ब्रांड नेम जो है वो नेम आप चूज करेंगे तो वो भी एक ऑप्शन है। एग्जैक्ट मैच में नॉर्मली क्या होता है कि रैंकिंग जो है उसमें थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिल जाती है एग्जैक्ट मैच डोमेन के अंदर, क्योंकि गूगल को ऐसा लगता है कि चूंकि, लेकिन ये है कि अब ये स्ट्रेटजीज जो है वो बहुत ज़्यादा, अब 2020 में ये स्ट्रेटजीज जो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल नहीं होती। कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट अब नहीं होता, क्योंकि गूगल जो है वो अब काफ़ी हद तक जो है वो अपने उनके मैकेनिज्म को उन्होंने इम्प्रूव कर लिया हुआ है, और वो इन चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छा भी नहीं जानते समहाउ। और इसी तरह से पार्शियल मैच जो है वो आप एक बेहतर ऑप्शन है कि उसमें आप जो है वो समहाउ ये भी कन्वे कर देते हैं कि आप किस निच को टारगेट कर रहे हैं, और आप एक अच्छा और खूबसूरत नाम भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन जैसे हमने बात की कि आप एक ब्रांडिंग की तरफ जा सकते हैं। सो इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपने डोमेन नेम रजिस्टर कर लिया। डोमेन नेम जो है वो आप बहुत से डिफरेंट वेबसाइटों से जो है वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। बड़े नेम जो हैं वो मौजूद हैं मार्केट के अंदर, आप उनमें से किसी से भी आप जो है वो, जैसे GoDaddy एक है, GoDaddy से आप चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो है वो नेमचीप है, आप नेमचीप से चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइटें हैं, मसलन मैं आपको कुछ वेबसाइटें जहाँ पे आप ओपन करके दिखाता हूँ। अब देखिए GoDaddy जो है, अगर हम वो अभी बात कर रहे थे कि जी ब्रांड नेम, सो GoDaddy किसी भी तरह से ये कन्वे नहीं कर रहा कि ये वेबसाइट जो है वो इस पर्पज़ के लिए है कि आप यहाँ से डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं, या आप यहाँ से होस्टिंग रजिस्टर कर सकते हैं। सीम्स है कि GoDaddy का मतलब ये है कि डैडी को घर भेज रहे हैं, तो डैडी जो है वो इसका मतलब इसमें कोई कन्वे नहीं होता, कोई ऐसी बात कन्वे नहीं हो रही कि इससे आप ये कहें कि जनाब ये जो है ना
इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप वेबसाइट रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन ये एक ब्रांड नेम है और इतना फेमस ब्रांड नेम है कि एवरीबॉडी नोज कि GoDaddy की जब बात होती है तो वो किसके बारे में होगी। तो ये GoDaddy जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पर आगे कोई भी डोमेन नेम फाइंड करें आप यहाँ से और उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पे जो है वो आपके पास नेमचीप है। नेमचीप को आप यूज कर सकते हैं। अब नेमचीप भी अगर आप देखें चले थोड़ा बहुत, यानी आप किसे कह सकते हैं कि पार्शल डोमेन समहाउ, तो इसके अंदर जो है वो नेम का वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन खैर डोमेन का वर्ड तो इसमें भी यूज नहीं हो रहा, ना ही होस्टिंग का वर्ड यूज हो रहा है। लेकिन असल बात यह है कि ये भी एक ब्रांड है, जाहिर है इसका एक नाम जो है वो डेवलप हो चुका हुआ है और लोग जो है वो इससे फेमिलियर हैं कि जनाब ये किस चीज़ के लिए वेबसाइट है। तो इसके अलावा जो है वो आप नेमचीप जो है ये ओपन होगी, इसमें आप यहाँ सिंपल सर्च करें और उसके बाद आप जो है वो उसको इसकी पेमेंट करके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पास और वेबसाइटों में आप कह लें कि जी पोर्क बन एक वेबसाइट है। ये इस लिहाज से अच्छी वेबसाइट है कि इसमें आपको पहली 3 डोमेन्स जो हैं वो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। उसके बाद इनका रेट जो है वो ज़्यादा है। बहरहाल इन सब से जो है वो आप .com और .com के अलावा और भी डोमेन्स होती हैं। तो ये जो डोमेन नेम है वो आप यहाँ से जो है वो परचेज कर सकते हैं। वंस आपने डोमेन नेम परचेज कर लिया, अब उसके बाद जो है वो आपका जो अगला स्टेप आ जाता है वो स्टेप है जी कि आपने होस्टिंग परचेज करनी है। अब होस्टिंग बेसिकली क्या है कि जी आपने जहां अपनी वेबसाइट को रखा हुआ है वो बेसिकली क्या कहलाती है, होस्टिंग आपकी। ठीक है। अब होस्टिंग के लिए भी आप चाहें तो आप GoDaddy को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये पोकबन वाले भी करते हैं, नेमचीप से आप कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या उसके अलावा और बहुत सी होस्टिंग कंपनीज हैं जहां से आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। इवन की कुछ लोकल कंपनीज भी हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए आप उनसे भी जो है वो ये परचेज कर सकते हैं, होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। और होस्टिंग परचेज करने के बाद आपके पास आधा करते हैं कि अपनी जो डोमेन आपने नॉर्मली होस्टिंग जो है वो पर मंथ बेसिस पे होती है, बाज़ दफ़ा ये जो है ना वो पर ईयर बेसिस पे भी होती है। आप दोनों में से जो भी ऑप्शन चूज करेंगे उस हिसाब से आप इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। अब होस्टिंग बेसिकली क्या है कि जहां आपकी वेबसाइट फिजिकली पड़ी हुई है वो आपकी क्या है, होस्टिंग है। और डोमेन आपका क्या है, जो फ्रंट पे आपने एक नेम चूज किया है कि जिस नेम को इस्तेमाल करते हुए जो है वो आपकी डोमेन आपकी वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है। ये हो सकता है कि आप ये दोनों डिफरेंट जगहों से परचेज करें, ये भी हो सकता है कि आप सेम जगह से परचेज करें। इन आइदर केस जो है वो क्या होता है कि आपका जो डोमेन नेम है उसको मैप किया जाता है आपकी होस्टिंग के ऊपर, कि जब भी कोई आपकी डोमेन खोलेगा वो डोमेन जो है वो आपके उस कंटेंट को दिखाएगी जो आपने अपने होस्टिंग के ऊपर रखा हुआ है। और ये कंटेंट जो है बेसिकली आपका ज़ाहिर है उसमें जो आपने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जो भी आपने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो सारी की सारी उसके अंदर मौजूद होगी और यूज़र जो है वो उसको ब्राउज करके और उसको देख सकता है। तो ये आपकी होगी जी होस्टिंग। उसके बाद जो है वो अगर हम बात करते हैं कि होस्टिंग के कुछ फ्री अल्टरनेटिव भी होते हैं। मसलन आपके पास आप ब्लॉगर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ब्लॉग स्पॉट जो है वो आपने सुना होगा इसका नाम। ठीक है। उसके अलावा जो है वो आप मसलन अगर हम यहाँ पर जो है वो ओपन करते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ एक जीमेल का अकाउंट चाहिए होता है। आप उस जीमेल का अकाउंट यूज़ करते हुए अपनी ब्लॉग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप क्रिएट ब्लॉग पे जाते हैं वो आपसे जो है वो, अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है तो फाइन, नहीं है तो आप बना सकते हैं। जीमेल का अकाउंट आप बनाएंगे और उससे आप जो है वो इससे अपना डोमेन जो है वो आपको आपकी बन जाएगी। लेकिन इसमें भी अगर दो ऑप्शन है, आप या तो आप जो है वो अगर आप डोमेन रजिस्टर नहीं करते तो उस सूरत में आप की डोमेन जो है वो उन्हीं की एक सब डोमेन बन जाएगी। और अगर आप डोमेन परचेज कर लेते हैं तो आपके नाम से ही आपकी ओपन होगी और आप इसको जो है वो इसके ऊपर मैप कर देंगे ब्लॉगर के ऊपर जो।
अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे भी आपके पास जैसे wix.com है, ये भी एक वेबसाइट है, ये आपको जो है ना वो ऑफ़र करती है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा ऊपर एड्स वगैरह आ रहे होते हैं इनके। तो यहाँ पे भी आप जो है वो फ्री जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉगर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं कि जहाँ पर जब आप लिखते हैं तो आपको लिखने के लिए भी जो है ना कुछ पे किया जाता है। मसलन आप एक ये medium.com जो है वो आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म है। आप चले जाएँ, आप इसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट नहीं होस्ट करना चाहते, फाइन, कोई इश्यू नहीं। आप जो है वो medium.com पे चले जाएँ। medium.com पे जाके आप जो है वो एज़ राइटर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है जी? और आप राइट कर सकते हैं। यहाँ टॉप पे आपके पास देखेंगे ऑप्शन आ रहा है राइट का, आप इस राइट पे क्लिक करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे और अपने आर्टिकल जो है वो आप यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं। और ये भी आर्टिकल जो है ये आपको बाकायदा इसके लिए पे भी करते हैं। तो ज़ाहिर है आप खुद अपनी वेबसाइट पे रखेंगे, तो उस सूरत में आपका एक ब्रांड डेवलप होगा, आपका एक नाम डेवलप होगा और जो भी आपको पास इनकम आएगी वो 100% आप ही के पास आएगी। मीडियम वाले या कोई भी और प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो आप वहाँ पे जाके लिखते हैं तो ज़ाहिर है वो आपको एक शेयर जो है वो आपके साथ करते हैं, उस रेवेन्यू का जो वो जनरेट करेंगे आपके आर्टिकल के थ्रू। और आप चाहें तो आप जो है वो मतलब वहाँ पे रहते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपने आर्टिकल जो है वो उसको पब्लिश कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो गूगल के ऊपर भी जो है वो ऑप्शन होता है कि आप गूगल पे भी बना सकते हैं अपनी वेबसाइट। और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, ज़ाहिर है आप इन सब ऑप्शन को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है अगर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप चाहते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी डोमेन और अपनी होस्टिंग के ऊपर काम करें, क्योंकि वो आपको जो है बहरहाल अल्टीमेटली आपका एक एसेट डेवलप होगा। मीडियम हो गया या इसके अलावा जो चीज़ें हैं, ये तो एक तो ईज़ी टू सेल नहीं होती, कल को अगर आपका एक एसेट बन भी जाता है तो आप इसको सेल नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो है वो आप को अर्निंग जो है वो एक मतलब मीडियम में या जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म है उनके अंदर आपको जो है वो एक शेयर ऑफ इनकम मिलता है। ब्लॉगर में समहाउ आपको जो है वो मिल जाता है, ज़ाहिर है उसमें तो आपको फुल मिलता है अगर आप अपना एडसेंस जो है वो अप्रूव करवा लेते हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी रिकमेंडेड ये है कि आप जो है वो अपनी डोमेन और अपनी होस्टिंग के साथ काम करें ताकि आपका एक जो है वो डेवलप हो एसेट, और उस एसेट को जो है वो कल को आप अल्टीमेटली सेल भी कर सकते हैं। जैसे बिजनेस नॉर्मल सेल होते हैं वैसे इन बिजनेस को भी आप सेल कर सकते हैं, और ये बिजनेस जो है वो आपको उससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देंगे जो बिजनेस फिजिकली होते हैं। मसलन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट $500 कमा रही है महीने का, तो आप इसको इजीली $15,000 से $20,000 की रेंज के अंदर जो है वो आप इसको सेल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत हैंडसम अमाउंट है। आप सेल करने के बाद आप चाहें तो फिर आप वही चीज़ दोबारा डेवलप कर सकते हैं, फिर दोबारा से सेल कर सकते हैं। तो कुछ लोग जो है वो ऐसे भी करते हैं कि वो जो है वो आपको मतलब बनाते हैं एसेट और उसको सेल कर देते हैं। अच्छा, ये तो 2 चीज़ें हो गई कि अगर हम मतलब जो है वो डोमेन को भी हमने देख लिया और हमने देख लिया कि होस्टिंग जो है वो आपको चाहिए होती है। उसके बाद आपको जो है ना वो फ्री अल्टरनेटिव होस्टिंग के क्या है वो भी आपने देख लिया। अब उसके बाद क्या है कि आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं, अब उन कीवर्ड के ऊपर लिखने का टाइम आ जाता है। जी, आप उसके ऊपर लिखते हैं। कंटेंट आप खुद भी लिख सकते हैं, कंटेंट आप लिखवा भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। तो आप जो भी ऑप्शन चूज़ करना चाहें, आप चाहें तो आप वो कंटेंट राइटिंग किसी से करवा सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप खुद नहीं लिख सकते। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि शुरू में आप फिर भी कोशिश करें कि आप खुद लिखें, अगर आप ताकि आपको जो है वो एक अंदाज़ा हो कि इसमें किस तरह से लिखा जाता है। कल को ज़ाहिर है आपने किसी से काम करवाना है तो आपको इससे थोड़ा बहुत फ़ैमिलियरिटी होनी चाहिए। चाहे वो अच्छा ना हो, जैसा भी हो, आप खुद लिखें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप नहीं लिख सकते या ज़ाहिर है इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उस सूरत में आप क्या करेंगे कि आप वो कंटेंट को आउटसोर्स करवा के लिख सकते हैं। तो जो कंटेंट राइटर होते हैं उनको आप जो है वो नॉर्मली कीवर्ड दे देते हैं कि जी ये हमारा कीवर्ड है। अगर वो एक्सपीरियंस हैं तो आपको शायद और कुछ भी देने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो उस सूरत में क्या करते हैं कि आप उनको थोड़े से सब टॉपिक्स भी दे देते हैं कि जनाब ये इसके सब टॉपिक है और इन टॉपिक्स के ऊपर आप उन टॉपिक्स को आपने कवर करना है जब आपने इस के ऊपर कंटेंट लिखना है। और कंटेंट लिखने का तरीक़ेकार जो है वो कि कितना आपने कंटेंट लिखना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कंपेटिटर्स जो आप समझते हैं कि पहले पेज के ऊपर उस कीवर्ड के लिए आ रहे हैं,
उन कंपेटिटर्स को आपने देखना है कि वो कंपेटिटर्स जो हैं उन्होंने कितना लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने, आप समझते हैं कि जो पहले नंबर पे आ रहा है उसने 1000 वर्ड लिखे हुए हैं, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे जो आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप उससे 1500 से 2000 वर्ड जो है वो उस टॉपिक के ऊपर लिखें। लेकिन वो लिखना इस तरह से होना चाहिए कि वो 1500 2000 वर्ड पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर जो है ना वो इररिलेवेंट चीजें डालना शुरू कर दें। नहीं, आपने उसी टॉपिक के अंदर रहते हुए बात करनी है। आपकी कंटेंट की क्वालिटी जो है वो नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। आपने कंटेंट की क्वालिटी को मेक श्योर करना है कि वो ठीक रहे, और उसके साथ आपने जो है वो आपने उसको इंक्रीज भी करना है, कंटेंट को इंक्रीज भी करना है। तो आपने कोशिश करना है कि आप, बहुत अच्छी बात अगर आप डबल कर सकते हैं, लेकिन डबल अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 गुना जो है वो आप कंटेंट लाजमी लिखें। अगर उसने 1000 वर्ड लिखे या 1500 वर्ड लिख दें, और आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, जितना मैक्सिमम आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अंदर आप बुलेट पॉइंट्स यूज़ करें, आप उसके अंदर टेबल्स को इस्तेमाल करें जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। इमेजेस जो है वो आप बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, लेकिन इमेजेस भी जो है वो यूज़ करें आप लाजमी उसके अंदर। कम से कम एक इमेज तो लाजमी, फीचर इमेज तो होती ही होती है, लेकिन उसके अलावा कोई 1-2 इमेजेस अगर आप और भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ज़्यादा इमेजेस इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि जब आप एड्स डालते हैं तो ज़्यादा एड्स भी इमेज की फॉर्म में होती हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है पेज के ऊपर, पेज बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। सो आपने जो है वो कीवर्ड, मसलन आपने जो भी होस्टिंग आप लेंगे उस होस्टिंग के ऊपर नॉर्मली वर्डप्रेस वगैरह जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ था, वो जस्ट 1 क्लिक से आप इंस्टॉल हो जाता है, उसमें वो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होती। शुरू में आप इस चीज़ के ऊपर भी ना जाएं कि जी उसका डिज़ाइन कैसा है, उसका लोगो डिज़ाइन कैसा है, ये सारा कुछ, क्योंकि जैसे हमने बात की कि थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3-4 माह लगते हैं आपके कंटेंट को जो है वो पहले पेज के ऊपर आते हुए। और जब वो पहले पेज के ऊपर आता है फिर आपको ट्रैफिक आना शुरू होती है। तो पहले दिन से आप इस बारे में बॉदर ना करें कि लोगो कैसा लग रहा है जनाब और इसके ऊपर डिज़ाइन कैसा लग रहा है, ये सब चीज़ें बाद की बात है। आप पहले कंटेंट लिखवाना शुरू करें, और वो कंटेंट जो है वो जैसे जैसे हो आप उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर साथ साथ पब्लिश करते जाएं। रिकमेंडेड ये है कि आप कम से कम 8 से 10 आर्टिकल जो है वो 1 महीने के अंदर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डालें, और कम से कम 5 से 6 माह जो है वो आप इस रूटीन को लाजमी कोशिश करें कि आप जारी रखें, ताकि गूगल की नज़र में ये एक इमेज बन सके कि जनाब आप जो है वो एक अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं, और एक कंटिन्यूसली जो है ना वो आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। ऐसे नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल अपडेट ही नहीं हो रही। तो जितनी फ्रीक्वेंटली वो अपडेट होगी उतना ही गूगल उसको जो है वो प्रेफर करेगा। सो आप कोशिश करें कि आप एक हैबिट डेवलप करें कि मतलब आपका जो है, फॉर एग्जांपल आप हर वीक में 2 कंटेंट आपने डालने हैं, तो आप वो 2 कंटेंट, ये ज़रूरी नहीं कि वो किस दिन 2 कंटेंट डाले जाएँगे, लेकिन आप जो है वो 2 कंटेंट कम से कम जो है वो 2 आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो पब्लिश करें। तो ये इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल की नज़र में एक अच्छी इमेज उसकी डेवलप होगी कि आप इस पे हर वीक कुछ ना कुछ कंटेंट जो है वो डाले जाते हैं। ये वो सेकंड स्टेप था, सेकंड लेक्चर था जिसको आज हमने देखा, कि जिसमें हमने सबसे पहली चीज़ ये देखी कि जनाब निच क्या होती है, कीवर्ड कैसे सिलेक्ट किया जाता है, डोमेन नेम सिलेक्शन को करते हुए क्या चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, होस्टिंग आपने सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने होस्टिंग की जगह आप फ्री अल्टरनेट जो है वो आपने उसको भी डिस्कस किया कि फ्री अल्टरनेट कौन कौन से हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि जनाब आपके कीवर्ड के ऊपर आपने क्या करना है, आप कंटेंट राइटिंग आपने करनी है, चाहे आप खुद करते हैं चाहे आप आउटसोर्स करते हैं। नॉर्मली आउटसोर्स में जो है वो आपको 60-70 पैसा पर वर्ड से लेकर आपको ₹1.25 पर वर्ड तक जो है वो नॉर्मली जो है वो लोग चार्ज करते हैं, पाकिस्तानी जो हमारे राइटर्स हैं जो लिखते हैं। और उसके बाद जो है वो आपने देखा कि हमने बात की कि उसको आपने क्या करना है, पोस्ट करना है, और कोशिश करनी है कि पोस्ट करने की भी एक कंसिस्टेंट रूटीन आपकी हो, ताकि गूगल की नज़र में एक अच्छी इमेज डेवलप हो। और कम से कम कोशिश आपने करनी है कि 8 से 10 आर्टिकल जो है वो आपने उसके अंदर जो है वो डालने हैं। और जैसे हमने बात की, इस बेसिक कोर्स का बेसिकली इस मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों के जहन में ये चीज़ बताई जा सके उन्हें कि एक्चुअली ऑनलाइन अर्निंग जो है जो लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, और ये एक प्रैक्टिकल वे है कि ऑनलाइन अर्निंग होती है। नॉर्मली लोग सिर्फ देखते हैं लोगों को कि जनाब ये अर्न कर रहे हैं, इनके पास इतना पैसा आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, और ज़्यादातर लोगों के जहन में ये ख्याल होता है कि शायद ये हैकिंग से आ रहा है। तो हैकिंग ही वाहिद काम नहीं है ऑनलाइन, ऑनलाइन लीगल काम भी हैं, और वो लीगल काम जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम देते हैं। हज़ारों डॉलर आप पर मंथ कमा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कि आप कितने कंसिस्टेंट होके उसके ऊपर लगे रहते हैं, और आप किस हद तक जो है वो आप उस के अंदर इंडल्ज होते हैं, किस हद तक आप
बैकफायर नहीं करते कि जनाब आप कहें जनाब 2 महीने कुछ नहीं हुआ, 3 महीने कुछ नहीं हुआ, चलो ये छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर वो उसको करना है, तो ये बात तो तय है कि आपको सूनर और लेटर उसके रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन वो रिज़ल्ट जो है वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप टेक्निकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपको कितना नॉलेज है, कितने अच्छे तरीके से आपने कीवर्ड सिलेक्शन की है, कितने अच्छे तरीके से आपने नीच सिलेक्शन किया है, और जिसके लिए ज़ाहिर है हम एक कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और उसका प्री रिक्विजिट ये था कि हम आपको पहले ये बताएं कि आया वाक़ई ही ये सब कुछ होता है प्रैक्टिकली, और अगर होता है तो फिर आप भी अपना ये, अगर आप बाकी लोग कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आप भी कर सकते हैं। सिर्फ कोशिश की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, और इवन आप अपनी जॉब के साथ रहते-रहते भी ये काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इससे आगे जो है वो हमने किन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करना है, और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिक नॉलेज में आपको पता होनी चाहिए।